नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने वाला है। उसी को देखते हुए हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है टारगेट सीरीज़। उसके तहत हम जीके एंड जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख रहे थे। और साथियों, उसी सीरीज़ में यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम जीके के साथ-साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी डिस्कस करते हैं जिन्हें एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न है कि सातवाहन वंश के दौरान जो न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो सातवंश के जो दौरान न्यायिक अधिकारियों को कहा जाता था, वो कहा जाता था राजुक या राजुक या रज्जुक। तो जो न्यायिक अधिकारी होते थे रज्जुक कहते थे। आमात्य आमात्य जो है, जो मौर्य काल के दौरान प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को कहा जाता था। न्यायिक अधिकारियों को, ठीक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी राजू। सातवां सॉरी दोस्तों, सातवंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो शिमुक ने की थी। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कपिल धारा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पे है? ऑप्शन दिए गए हैं इंद्रावती, ऑप्शन बी शरावती, या ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी ताप्ती। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं साथियों। तो आपको बताना है कि कपिल धारा जलप्रपात कहाँ है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा रिवर, यानी नर्मदा नदी पे है। और ये कहाँ पे है? ये एमपी में है। नर्मदा नदी पे एक जलप्रपात और है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। और इंद्रावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो इंद्रावती नदी पे है चित्रकूट जलप्रपात। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह छत्तीसगढ़ में है। और इस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा बोलते हैं। न्याग्रा जलप्रपात। और शरावती नदी पे कौन 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 सा जलप्रपात है? तो शरावती नदी पे है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। और यह कहाँ पे है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात? यह है हमारा कर्नाटक में। और साथियों, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जैसे चचाई जलप्रपात। तो यह किस नदी पे है? यह बीहड़ नदी पे है। और यह कहाँ है? यह भी एमपी में है। और एक है साथियों कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात ये किस नदी पे है? तो यह है हमारा बराही नदी पे। और कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और साथियों, ये कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1493 फीट। तो जो कपिल धारा जलप्रपात का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। तो साथियों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए को हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो आईबीसीए में जो शामिल हुआ है वो हुआ है ऑप्शन बी नेपाल हुआ है। अब देख लेते हैं आईबीसीए। तो साथियों, आईबीसीए क्या है? यह है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसे इसकी जो स्थापना, मतलब इसकी जो शुभारंभ हुआ था वो 2023 में किया था। किसने किया था? पीएम मोदी ने किया था। और क्यों किया था? जो 7 प्रकार के बिग कैट अलायंस हैं उन्हें, जैसे शेर हो गए और चीता, हिम तेंदुआ,
तेंदुआ और प्यूमा, बाघ इत्यादि का जो अवैध शिकार होता है उसको रोकने के लिए और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए इसकी जो स्थापना की गई थी। और ये किस दिन की गई थी, किसके तहत? तो जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था ये हम देख चुके हैं डिटेल्स में। तो ये आया था 1973 में। उसकी जो 50वीं वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी यानी 2023 में, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी। और जो अभी हाल ही में जो शामिल हुआ IBCM वो नेपाल हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, नारियल विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो सॉरी, नारियल विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो जो नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम जो 1979 में आया था, जो एक्ट आया था, उसके तहत 1981 में की गई थी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है केरल यानी कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोच्चि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी उम्मीदवार थे? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डीप पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो 1952 में जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, तो उसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयी हुए थे, तो उन्होंने किसे हराया था, यानी कौन प्रतिनिधि था? तो वो थे KT शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, KT शाह। तो ये तो 1952 में इन्होंने हराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और 1957 में भी हराया था। तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे कौन थे जो 1957 में हराया था? तो वो थे चौधरी हरिराम, चौधरी हरिराम। ठीक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, KT शाह। KT शाह को 1952 में हराया था और 1957 चौधरी हरिराम को हराया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों कि निम्नलिखित क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो साथियों सही अवरोही क्रम, तो इसमें जो पूछा है वो पूछा है सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो साथियों जो भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक कौन पाई जाती है? तो सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट पाई जाती है? ये लगभग 43% पाई जाती है। उसके बाद जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का जो परसेंटेज है वो लगभग कितना है? 18% है। और उसके बाद जो पाई जाती है वो काली मिट्टी, उसका लगभग कितना परसेंट है? लगभग 15%। और फिर लेटेराइट मिट्टी, उसका लगभग 4% है। तो इनको दर्शाएंगे तो पहले आएगा जलोढ़, तो पहले जलोढ़ आएगा, तो ये तो हो नहीं सकते। अब जलोढ़ या तो पहला होगा या चौथा, उसके बाद लाल मिट्टी होनी चाहिए, यानी ये तो काली, ये नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट। ठीक है, तो इनका ये परसेंटेज पूछा जाता है, तो आप इनका परसेंटेज भी देख लीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में जो सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर मिट्टी जो पाई जाती है उसका नाम बताइए, तो वो जलोढ़ मृदा है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1950 की बात है। जवाहरलाल नेहरू ने जो ये स्थापना हुई थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो इसके योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो JL नेहरू थे। हालांकि जो योजना आयोग के अध्यक्ष रहते हैं वो प्रधानमंत्री रहते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो JL नेहरू थे। और योजना आयोग को 2015 में PM मोदी ने किसमें परिवर्तित कर दिया था? नीति आयोग में। तो वर्तमान में अब क्या है? वर्तमान में है अब नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1950। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, किस
संशोधन ने जनसंख्या सीमित करने के उपायों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यानी कहने का मतलब है कि जो 1971 की जो जनगणना के आधार पर जो चुनाव होते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा में, उनकी जो बढ़ा के कितना कर दिया है, मतलब 2026 तक यह अपरिवर्तित रहेगा। यानी 2026 है वहां तक उसी जनसंख्या के आधार पर चुनाव होंगे। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? उन जो 84वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके आधार पर। तो ये कब हुआ था? ये 2001 में हुआ था। अब साथ ही 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। और ये किससे संबंधित था? ये नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? 74वें संविधान संशोधन के तहत। 91वें संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 91वें संविधान संशोधन ये कहता है, ये आया था 2003 में, कि जो कुल मंत्रियों की जनसंख्या है, कुल मंत्रियों की संख्या जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी 15% से हमेशा कम ही रहेगी। यानी 15% या 15% के बराबर, उससे अधिक नहीं हो सकती। तो इसमें ये कहा गया था 91वें संविधान संशोधन में। और 92वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? तो इसमें ये कहा गया था कि ये आया था हमारा 2003 में, और इसके साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी 4 भाषाएं थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा? ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो 4 भाषाएं जोड़ी गई उनमें कौन शामिल नहीं था? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको ऐसे भी BDMS इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन 2001। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोनों के निर्माण के लिए आवश्यकता होती है, वो होती है ऑप्शन सी, आयरन की। साथियों जो हीमोग्लोबिन है यह जो पूरे शरीर के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाता है। और यह जो हमारा ब्लड होता है उसको रंग भी प्रदान करता है। जो लाल रंग होता है वो आयरन की कारण होता है। और जो मायोग्लोबिन होता है यह आरबीसी से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आयरन। और विटामिन ए का नाम आपको पता ही है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इसको भी देख लेते हैं। और विटामिन B12 का नाम है कोबालमिन। ठीक है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों 2025 में मानव तस्करी से निपटने के लिए बिहार पुलिस द्वारा किस ऑपरेशन को चलाया गया है? या जो बिहार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 2025 में जो बिहार पुलिस ने जो शुरू किया है ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन नया सवेरा। इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी आयोग की सिफारिशों के बाद तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो साथियों जो 1953 में जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, तो 1953 में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इन्होंने सिफारिश की थी। तो 1956 में इस आयोग की सिफारिश पे 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और साथियों एक था जो इससे पहले एक आयोग आया था, उसका नाम क्या था? तो
तो उसका नाम था धर आयोग। यह कब आया था? यह 1948 में। इसने क्या कहा था कि भाषाई जो आधार पे जो राज्यों का गठन होना था उसका विरोध किया था, तो धर आयोग ने। लेकिन जो फजल अली आयोग था या राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो उसने क्या किया, जो सिफारिश की थी वो भाषाई आधार पर बनाने के लिए सिफारिश की थी, और उसी आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? वो किया गया ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट आरोहण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट आरोहण। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, एड्स वायरस डैश को नष्ट करता है। तो जो एड्स वायरस होता है वो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है, एक हल्के तथा भारी पिंड का संवेग समान है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, यानी किसकी गतिज जो है अधिक होगी। तो साथियों हम जानते हैं कि जो के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², और संवेग बराबर होता है p बराबर mv। अगर गतिज ऊर्जा और संवेग में जो हम संबंध निकालेंगे तो के ई बराबर आता है हमारा p² अपॉन 2m। अब इससे हमें ये ज्ञात होता है, अगर जैसे m क्या है, द्रव्यमान है, अगर m अधिक होगा, जैसे कोई संख्या है, अगर यहाँ जो हर है, हर अगर बड़ी संख्या होगी तो जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। ऐसे ही द्रव्यमान जिसका अधिक होगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कम आएगी। लेकिन पूछा किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा, तो मतलब हल्के पिंड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, हल्के पिंड। और ये के ई बराबर p² अपॉन 2m कैसे आया, तो हम यहाँ से p का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पर तरफ वर्ग कर देंगे, तो जो v² की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुटअप कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग में अंतर आ जाएगा, वो संबंध आ जाएगा, तो उससे हमने निकाल लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हल्की पिंड। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के विस्तार में किन 3 देशों के बीच समझौता हुआ है? तो किन के बीच समझौता हुआ है साथियों? तो ये हुआ है चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। साथियों ये जो CPEC है ये किसके अधीन जो आता है, ये आता है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI के अधीन। और यह पहले 2 देश शामिल थे, चीन और पाकिस्तान, और हाल ही में पाकिस्तान अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान। नेक्स्ट सॉरी अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो साथियों अगर देख लेते दोनों, अगर ऑक्सीजन खो रहा है मतलब माइनस मतलब घट रहा है, ऑक्सीजन खो रहा है, तो क्या कहते हैं उसको? अपचयन। और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपचयन। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की सीमा पार रेल लिंक परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भारत ने भूटान के साथ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, भूटान के जो गलेफू है, भूटान का जो गलेफू शहर है वहां से और भारत के कोकराझार लगभग 69 किलोमीटर ये रेल लिंक परियोजना है, तो उसके साथ ये समझौता किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भूटान। सॉरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दिए हैं 23 सितंबर, 22 सितंबर, 20 मार्च या 29 जुलाई। तो 23 सितंबर को साथियों जो हमारा आयुर्वेद दिवस है वो मनाया जाता है, आयुर्वेद दिवस। और 29 जुलाई को जो मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट है साथियों, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, बोनालू जो त्योहार है यानी बोनालू उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है तेलंगाना में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, किसके राज्य काल में लखनऊ थी यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का जो विद्रोह हुआ और उसका दमन हुआ था, तो वो किसके शासनकाल में तुगरिल खां ने जो विद्रोह किया था, ये किया था ऑप्शन बी बलबन। ये है जो विद्रोह हुआ था तुगरिल खां का, लगभग 1279 में हुआ था, किया था इसने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। इल्तुतमिश साथियों गुलाम वंश का दूसरा शासक था, लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक इसको बोलते हैं, वास्तविक संस्थापक किस वंश का, गुलाम वंश का। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो वो कौन है, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोला जाता है, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी बोलते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, गुलामों का गुलाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बलबन। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, जनगणना से संबंधित हम क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं डेली। तो ये हमारा एक पिछले वीडियो में भी सेंसस से लिया था और इस वीडियो में भी लिया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है लगभग कितना है, यानी 2011 की जनगणना से भारत का लिंगानुपात क्या था, तो वो था ऑप्शन ए 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और साथियों, ऐसे ही ग्रुप डी की जो पेपर आने वाला है उसके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।